हेलो साथियों, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। लक्ष्य यूपी टेट सीरीज में मैं आज पर्यावरण अध्ययन के 30 बहुत महत्वपूर्ण एवं चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। इन प्रश्नों के उत्तरों के साथ साथ मैं उनसे संबंधित फैक्ट्स भी बताऊंगा। अगर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके केवल 30 ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और फ्लोराइड्स। प्रश्न को सही से समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, ये प्रकाश से मिल करके कौन सी अभिक्रिया करते हैं और मतलब जो अभिक्रिया करते हैं उसमें से क्या प्रोडक्ट निकलता है, कौन सी गैस निकलती है। तो ज़रा यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जिनको हम पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, ये सूर्य के प्रकाश से मिल करके ओजोन गैस बनाती हैं। कौन सी गैस बनाती हैं? ओजोन गैस बनाती हैं। अब ज़रा ओजोन के बारे में यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। ओजोन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? O3। वायुमंडल जो हमारा है उसमें ओजोन एक परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। मतलब मान लीजिए ये वायुमंडल है तो इसमें एक परत होती है, ओजोन परत होती है। वो क्या करती है कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं उनको अपने में ही समाहित कर ले, मतलब वो नीचे नहीं आने देती, पृथ्वी पर आने नहीं देती, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं इनसे त्वचा का कैंसर होता है। और अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये जो ओजोन परत है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल के जो भाग होते हैं उसमें एक होता है समताप मंडल। तो ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इसका इंग्लिश में नेम पूछ लेते हैं। तो समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। ये ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है उसका क्षरण हो रहा है। अब कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत खतरा पहुँचाती है ओजोन परत को। अब यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 16 सितंबर, मतलब 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन से इतने फैक्ट्स हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। मतलब यहाँ पर 4 स्रोत दिए हुए हैं: नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा। ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किससे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो कोयला ऊर्जा है, जब कोयला को हम जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, सभी लोग जानते हैं। इससे क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण होता है। पेट्रोलियम ऊर्जा है, इसमें भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। और ये नाभिकीय ऊर्जा है, इसमें भी होता है। लेकिन ये जो सौर ऊर्जा है इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। मतलब ये 4 युग्म दिए, इसमें देखना है कौन सा सही से कनेक्टेड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे। पहला जो दिया है रेंटिंग, रेंटिंग के आगे लिखा है पनीर। तो ये रेंटिंग एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तब दूध से जब हम पनीर बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेंटिंग। इसमें क्या होता है? दूध को जमाया जाता है, फिर उसमें से पनीर बनता है। तो ये रेंटिंग है, सही है ये। फिर लिखा है जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स। अब यहाँ पर जो ये वर्ड प्लाज्मिड्स लिखा है, तो प्लाज्मिड्स क्या है कि ये कोशिका में छोटे छोटे डीएनए के अणु पाए जाते हैं। मतलब ये जैव प्रौद्योगिकी से ही संबंधित है, पनीर रेंटिंग से ही संबंधित है। अब फिर दिया है गोल्डन चावल।
गोल्डन चावल है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्डन चावल में बीटा कैरोटीन, मतलब बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि बीटा कैरोटीन में कौन सा विटामिन होता है, तो बीटा कैरोटीन में विटामिन ए पाया जाता है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर लिखा है ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर। ओजोन परत जो होते हैं, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि ओजोन परत जो होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, समतापमंडल। और जो ये लिखा है ट्रोपोस्फीयर, इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। तो ये क्या है? सुमेलित नहीं है। डी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, संतरा, सेब, गाजर, आंवला। लेकिन विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन के बारे में सभी लोग जानते हैं, इन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। किसका? बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। फिर है जी मार्कोनी। तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। फिर है रॉबर्ट वाटसन वाट, इन्होंने राडार का आविष्कार किया था। और ये जो यहाँ पर बच जाते हैं, विल्हेम रांट जेन, ये करेक्ट ऑप्शन है, इन्होंने ही एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? पहला दिया है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। दूसरा है भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। फिर है भारत आपदा मुक्त देश है। और फिर है मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, पहला दिया प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, ये सही है, क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रबंधन की कमी होती है, तो ये वहाँ नुकसान करती है। फिर दूसरा दिया भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। इससे संबंधित फैक्ट समझिए कि ये जो भोपाल गैस त्रासदी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये क्या है कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984, मतलब 2-3 दिसंबर की रात 1984 में एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हो गई थी, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अब समझिए, वहाँ पर यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। इसमें क्या हुआ कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, ध्यान देंगे, पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई थी, जिससे क्या है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है। तो ये मानव निर्मित ही थी, मतलब ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह क्या है? मानव निर्मित ही थी। ये भी सही है, ये भी सही है। अब कहा जाता है भारत आपदा मुक्त देश है, मतलब इसका ये हो कि भारत में किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं आती, ये गलत है। भारत में भी आपदाएं आती हैं, ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है। और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, ये भी सही है, मतलब ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला होगा। जरा मैंग्रोव के बारे में जान लेते हैं। ये जो मैंग्रोव हैं, ये एक वृक्ष होते हैं जो खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर ये वृक्ष जो हैं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये चक्रवातों को कम करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? मतलब ये जो डीएनए का मॉडल है किसके द्वारा दिया गया था? तो डीएनए तो सभी लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
तो इसका जो संरचना मॉडल दिया था ये वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये वाला ऑप्शन सही, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, 1962 में नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था। आगे देखते हैं, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। मतलब ये है कि भारत में क्या है, पहले गिद्ध बहुत हुआ करते थे, अब ये क्या है कि विलुप्त हो रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है कि गिद्ध, पहले गिद्ध के बारे में समझो। गिद्धों को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। जानवरों की जब मृत्यु होती है ना, तो ये क्या करते हैं कि उनकी सफाई करते हैं। अब क्या है, क्योंकि जानवरों को कोई एक दर्द निवारक दिया जाता है तो इनका सीधे सीधा असर गिद्धों पर पड़ता है। अब ये हमको देखना है, जैसे ये लिखा है एस्प्रिन, एस्टामिनोफेन, आइबुप्रोफेन और डिक्लोफेनिक। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है, डिक्लोफेनिक। डिक्लोफेनिक ऐसा दर्द निवारक है जो जानवरों को दिया जाता था। और जब जानवरों की मृत्यु होती थी, जब ये गिद्ध उनकी सफाई करते थे, तो क्या है कि ये जो डाइक्लोफेनिक दर्द निवारक पेन किलर थी, यह क्या करती थी कि उनके शरीर में तापमान बढ़ा देती थी। जब तापमान उनके शरीर में बढ़ जाता है तो पानी की कमी हो जाती थी, और जब पानी की कमी होती है यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से गिद्धों के हार्ट, लीवर, किडनी में कण जमा हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, दीमक की बाम्बी से, धान के खेतों से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो ये जो मीथेन गैस है ये दीमक की बाम्बी से भी निकलती है और धान के खेतों से भी निकलती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, सी, मतलब ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन और इथेन। तो जरा बताइए इसमें कौन सा है। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये जो मीथेन है ये प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है। मीथेन इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो ब्यूटेन दिया है ये एलपीजी गैस का घटक है, लेकिन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग कौन सा है, मीथेन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। मतलब ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है कि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो गैस बाहर निकलती है, कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है। एल्यूमिनियम, सीसा, सिलिकॉन, चांदी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन को ही सेमीकंडक्टर कहा जाता है, यही अर्धचालक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मतलब इसमें 4 समूह दिए हैं, उसमें 3 बीमारियां दी हैं। देखना है कि वो कौन सी तीनों बीमारी हैं जो मच्छरों से फैलती हैं। अब देखिए नीचे से चलते हैं, जिसे लिखा है मलेरिया, फिर है मियादी बुखार और चिकनगुनिया। तो ध्यान समझें, मलेरिया तो मच्छरों से फैलता है, चिकनगुनिया भी मच्छरों से फैलता है, लेकिन ये जो मियादी बुखार है ये मच्छरों से नहीं, एक बैक्टीरिया से फैलता है। साल्मोनेला टाइफा नामक जो बैक्टीरिया है उससे फैलता है। ठीक, फिर देखते हैं मलेरिया, डेंगू और हैजा। मलेरिया तो मच्छरों से फैलता है, डेंगू भी मच्छरों से फैलता है, लेकिन हैजा मच्छरों से नहीं फैलता है। ये दूषित भोजन या दूषित पानी से होता है। नेक्स्ट है मलेरिया, हैजी, मियादी बुखार। इसमें हैजा और मियादी बुखार ये मच्छरों से नहीं फैलता है। जो पहला ऑप्शन है, डेंगू भी मच्छरों से फैलता है, मलेरिया भी मच्छरों से फैलता है, चिकनगुनिया भी मच्छरों से फैलता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हरित ग्रह प्रभाव क्या है, ये दिया है हरित ग्रह प्रभाव के, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें पहला है सागर जल के ताप में वृद्धि,
वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी और नदियों के जल के ताप में वृद्धि। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वैश्विक ताप में वृद्धि। तो हरित गृह प्रभाव जो है इससे क्या है कि पूरे विश्व में टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। अब देखिए वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, व्यक्तिगत विकास, परिवहन एवं संचार विकास। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वैश्विक गांव की संकल्पना जो आधारित हो परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। भाई वैश्विक गांव कब होगा? जब वहाँ परिवहन के साधन होंगे, लोग गांव से सभी जगह पहुँचने के उनके साधन हैं, संचार का साधन है। संचार का साधन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा, तो वो गांव एक स्थान पर ही सीमित रह जाएगा, वैश्विक कैसे होगा? तो वैश्विक गांव की संकल्पना जो है ये परिवहन और संचार के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, डेसिमल, डेसिबल, रिक्टर और हर्ट्ज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? मतलब रेशम, लाख, मोती, शहद, इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो कीटों से प्राप्त नहीं होती? अब देखिए रेशम भी कीटों से प्राप्त होता है, लाख भी कीटों से प्राप्त होता है, शहद भी कीटों से प्राप्त होता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? मोती। मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनके लिए टफ नहीं है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि ये इंसिनरेटर्स है क्या। अब इसको हम थोड़ा देखा होगा, जो आजकल विद्यालयों में व्यवस्था की गई है कि जैसे ये शौचालय बना हुआ है, ये शौचालय बना है और यहाँ पर एक थोड़ा सा इस नुमा बना होता है, बॉक्स नुमा बना होता है, और इस बॉक्स का जो ये इधर से एक होल होता है ऐसे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये होल होता है, यहाँ पर क्या होता है कि अंदर से कोई इसमें जो भी डालना चाहे, कूड़ा कचरा या फिर कोई वेस्ट पेपर या वेस्ट कुछ भी है वो इसमें डाल देता है। और तो ये जो सिस्टम बना है इसको इंसिनरेटर बोलते हैं। लेकिन ये किस लिए काम आता है? ये काम इसलिए आता है कि यहाँ से जो वेस्ट इसमें डाला जाता है बाद में क्या होता है कि इसको जला दिया जाता है, यहाँ से निकाल के बाहर नहीं फेंका जाता, यहीं पे आग लगा के इसको जला दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हरे पेड़ों को काटने के लिए गलत है, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए ये ऑप्शन सही है। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर का यूज़ किया जाता है, ना तो खाद बनाने के लिए ना तो जल संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? CV रमन, JV नौलिकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्टीफन हॉकिंस। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? स्टीफन हॉकिंस। इनकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले मतलब इनकी मृत्यु हुई है, तो सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। स्टीफन हॉकिंस जो मतलब अपंग थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इन्होंने ही लिखी। अगला क्वेश्चन है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? कई राज्यों के टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया और अपने यूपी टेट में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी। आप लोग समझ लें और इसका आंसर करें। अच्छा, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ये है 1973। 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाए या बाघ परियोजना पूछा जाए, 1973 में इसका मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई, 8 मई। तो ये जो लिखा है 16 सितंबर,
तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई करेक्ट ऑप्शन है, 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? मतलब भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है तो कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और नीति आयोग। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, जो गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वो करता है नीति आयोग। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, ये 2015 में उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई? फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ये यहाँ गलत हो गया, स्विट्जरलैंड है, यूके में और भारत में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूके, मतलब ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में जो संसदात्मक सरकार है पहले वहाँ शुरू की गई। और भारत की सरकार भी संसदात्मक है। जो ये भारत में ये लिया गया है पॉइंट, ये यूके के संविधान से ही लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिए हैं, एक तरफ राज्य दिए हैं। अब यहाँ पर ये बताना कि कौन सा युग्म क्या है, गलत है। अब देखिए, माना दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, बिल्कुल सही। बोमडिला अरुणाचल में पाया जाता है, बहुत सही। नाथुला ये मेघालय में नहीं पाया जाता है। नाथुला जो है वो सिक्किम में पाया जाता है। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? नाथुला। करेक्ट ऑप्शन क्या है? नाथुला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? मतलब देखना है क्या है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, रतौंधी, रंजकहीनता। तो जरा ध्यान समझिए, ये जो वर्णांधता रोग है इसमें क्या है कि जो वर्णांध होता है वो लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, इसको हम बोलते हैं वर्णांधता। तो ये अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक है। फिर है हीमोफीलिया। अब देखिए ये हीमोफीलिया रोग क्या है? हीमोफीलिया में क्या होता है कि किसी के चोट लग जाए तो रक्त बहता ही रहता है, जल्दी रुकता नहीं, ये भी आनुवंशिक रोग है। फिर है रंजकहीनता। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का शरीर होता है पूरा सफ़ेद पड़ता जाता है, आँखें हो जाती हैं, पिंक हो जाती हैं, गुलाबी होती जाती है, पूरा शरीर सफ़ेद होता जाता है। तो ये भी जो क्या है, ये है आनुवंशिक। लेकिन रतौंधी है, ये आनुवंशिक रोग नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रतौंधी। अगला क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण है? राइबोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। तो जो फल मीठे होते हैं किस कारण होते हैं? फ्रैक्टोज के कारण। करेक्ट ऑप्शन क्या है? फ्रैक्टोज। नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन गतिविधि? शहतूत, रबड़, चाय, ये सभी। मतलब गैर वन गतिविधि मतलब ऐसे पेड़ जो मतलब पर्यावरण में सहायता करते हैं तो वन गतिविधि है, और जो ऐसा नहीं तो क्या है? गैर वन गतिविधि। तो इसमें शहतूत, रबड़, चाय, ये तीनों क्या है? गैर वन गतिविधि है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ये सभी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मतलब 4 समूह दिए हैं, देखना है कि किसमें लौह जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बंद गोभी, भिंडी, गुड़। तो गुड़ में तो पाया जाता है लेकिन इन दोनों में कम पाया जाता है। आंवला, पालक ठीक है लेकिन आलू में नहीं पाया जाता है। आंवला, पालक, गुड़, आंवला में भी पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है और गुड़ में भी पाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आंवला, पालक और गुड़ ही है। आंवला आलू में नहीं पाया जाता, टमाटर। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंवला, पालक, गुड़, इसमें क्या है? प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई राज्यों के टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए हैं, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ध्वनि प्रदूषण। ये जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अब जरा इसके बारे में जान लीजिए। जो अधिक आबादी वाले क्षेत्र होते हैं या अधिक शोरगुल वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे सड़कों के किनारे, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास,
राजमार्गों के आसपास, जैसे ये मान लीजिए ये सड़क है तो इसके किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं, इधर इधर पेड़ लगे होते हैं। ये पेड़ क्या करते हैं कि जो ध्वनि होती है, जो वायु मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है, मतलब गाड़ियों के द्वारा जो आवाज़ आती है उसके ध्वनि को ये क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। इस प्रकार ये क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, 2 पेड़ ऐसे हैं, नीम का पेड़ और अशोक का पेड़। ये ध्वनि प्रदूषण को बहुत कम करते हैं। तो कभी कभी ये पूछ ले जाता है कि पेड़ों के युग्म दे दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो ध्वनि प्रदूषण को बहुत कम करता है। तो ये नीम और अशोक के पेड़ ऐसे हैं। तो इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चंस लिए थे और सभी के बारे में डिटेल में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट में, आप सभी लोग इन्वाइट है, उसमें सुझाव दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं और भी आगे वीडियो बना सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।